नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि हमें बहुत ही अच्छी उपयोगी इन्फॉर्मेशन देने वाली है। ये बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, करीब 42-43 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है और कई तरह की जो महिलाएं आती हैं अपनी समस्याओं को लेकर और जिसका बहुत सुंदर जो ये हल निकालती हैं उनके लिए, तो ये बातें हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं डॉक्टर शुभांगी देशमाने जी से मिलवाने के लिए आपको लेकर आई हूँ। तो शुभांगी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप हमको जो भी आपके पास महिलाएं आती हैं, जैसी भी समस्याएं आती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए आप। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। आपके टॉक शो में मुझे आने का अवसर मिला और मुझे आप लोगों से सबसे बातचीत करने का अवसर जो मिल रहा है उसके लिए मैं आप तहे दिल से आपसे ये शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारा जो फील्ड है, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, गए 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। हमारा फील्ड बहुत वास्ट है। जैसे अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि लड़कियां जब बड़ी होती है ना 12-13 साल से लेकर उसके बाद जब उनकी पीरियड्स शुरू हो जाती है, फिर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाती है, फिर पेरीमेनोपॉज की तरफ जाती है, नहीं रजोनिवृत्ति के पहले की स्थिति, और फिर मेनोपॉज। तो जब तक हमारी जिंदगी है महिलाओं की, तब तक हमारा काम हर महिला को कभी ना कभी उनकी जिंदगी में उनको हमारे पास आना पड़ता है। हम धीरे धीरे एक एक स्टेज की शुरुआत करते हैं। जैसे 12-13 साल की उम्र में पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि अभी बच्ची बड़ी हो रही है, अब उसे क्या सलाह देना चाहिए। तो सबसे पहले कि एक्सीडेंटली उसका पीरियड शुरू होने के पहले माँ ने कॉन्फिडेंशियली उसको हर एक चीज समझानी चाहिए ताकि उसको वो एक्सेप्ट करे कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। सबसे पहले ये बच्चियां जब मेरे पास आती है कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, बहुत रोती है कि भाई मुझे बहुत पेट में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है और मुझे क्यों आता है, तो मुझे पहले उनको समझाना पड़ता है कि नेचर इज प्रिपेयरिंग यू फॉर प्रेगनेंसी, है ना। और इसलिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होते हो, इसलिए हर महीने में गर्भाशय से ये जो लाइनिंग है, या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड यू हैव टू टेक इट नेचुरली। अगर ये नहीं होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें मैं पेरेंट्स को यही बताती हूँ कि ट्राई टू कंसोल द किड्स, छोटे बच्चों को आप समझा के बताइए। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आजकल बहुत सभी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन भी दिया जाता है, हाँ, और उन्हें बताया जाता है कि सैनिटरी पैड्स का यूसेज ज्यादा हो गया है। हर स्कूल में भी आई थिंक आजकल वेंडर्स आ गए हैं। तो ये जो हमारे जमाने में कपड़े एंड बैड हाइजीन था, अभी धीरे धीरे वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन चेंज हो गया है। सो दिस इज द थिंग विच छोटे बच्चों को हमको बताना पड़ता है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो आजकल तो हार्मोनल समस्याएं बहुत हो गई। और पहली बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब पीरियड की शुरुआत होती है या जब मेंस्ट्रुएशन का एंड होता है, तो 2-3 साल पहले और 2-3 साल दोनों फेजेस के शुरुआत में या एंड में पीरियड्स थोड़े इरेग्युलर होते हैं। कैसे कि 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे या फिर 15-15 दिन में आएंगे। इसमें घबराने की जरूरत, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है भाई पीरियड नहीं आया तो बहुत कुछ हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार होके फिर 1 महीने तक 2 महीने तक नहीं आए तो बहुत चिंता हो जाती है। और दूसरा इसमें एक मिथ है सभी का, ऑल लेडीज, ऑल चिल्ड्रन, बुजुर्ग महिलाएं, कि भाई मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे तो बहुत कुछ तो भी मेरे शरीर में हो रहा है, मैं उस वजह से मोटी हो रही और उस वजह से मैं फूल रही हूँ। लेकिन ये अलग है। ये फूलने के वजह से मेंस्ट्रुएशन में या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उस वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर जाती है लड़कियां या टुवर्ड्स द मैरिटल स्टेज, यानी 20, 24, 26 इयर्स, प्री मैरिटल बोलते हैं। तो हम तब सभी को कहते हैं कि थोड़ा प्री मैरिटल काउंसलिंग किया करो। लेकिन यूजुअली अपने यहाँ तो भारत में ऐसा है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो पेशेंट्स अपने पास आती नहीं है। तो वो प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम उनको सेक्स एजुकेशन देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देते हैं। नहीं तो मैरिज के बाद
तुरंत प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और प्रेगनेंसी लेके आ जाते हैं, फिर एबॉर्शंस करते हैं। तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत मेरे को लगता है अब जैसे जैसे मॉडर्न इंडिया बन रहा है और आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको यानी इस चीज को फॉलो करना चाहिए, जैसा आप बता रही हैं कि काउंसलिंग मैरिज के लिए भी काउंसलिंग होना चाहिए और मैरिज के होने के बाद जैसे हमको बच्चा होना नहीं होना या कितने समय बाद होना, बराबर है, तो डॉक्टर से काउंसलिंग भी वो करवाएं, बहुत जरूरी है। और दूसरी अभी चेंजिंग ट्रेंड्स, जैसे आपने मॉडर्न लाइफ की बात की, तो चेंजिंग ट्रेंड्स हमारे जमाने में, जैसे मैं आई एम 60, अब ओवर 60, हमारे जमाने में 20, 24, 25 साल लड़कियों की शादी तो हो ही जाती थी। अभी लड़कियां शादी तय करना ही 30 के बाद, बिल्कुल, और फिर शादी करेंगे 30-35 साल की उम्र में, देन दे विल प्लान whether to have pregnancy or not, और फिर वो प्लानिंग में 1-2 साल निकल जाते हैं, देन डिलेड प्रेगनेंसी, डिलेड मदरहुड जो होता है वो सब। यहाँ डॉक्टर मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे अभी आप बता रही हैं कि डिलेड करती हैं, तो कई लोग आजकल IVF वगैरह की तरफ जा रहे हैं कि भाई हम अभी ये सब झंझट में नहीं पड़ते, जब चाहिए तो हम IVF से कर ले, तो ये आपको लगता है ये सही बात है? नहीं, मैं IVF कब किया जाता है, डॉक्टर्स विल एडवाइज IVF कब करें, आपको सलाह देंगे जब आपको रियली इनफर्टिलिटी है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, बट पहले से हम नेचुरल वे में कर सकते, फिर भी नहीं कर रहे, उसके रिजल्ट 100% नहीं है ना, क्योंकि वो एक तो बहुत ही खर्चे वाला मामला है, फिर इट इज वेरी इमोशनली ट्रॉमेटिक, आपको बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास, हार्मोनल इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और सक्सेस रेट इन द फर्स्ट साइकिल इटसेल्फ इज वेरी लेस, 40 to 50%. सो नॉट एवरी पर्सन शुड गो इन फॉर IVF। मेरा यही कहना है, फिजिकली मेंटली भी बहुत एक तरह का टॉर्चर हो जाता है, एग्जैक्टली। तो सही समय जो शायद हमारे भारतीय कुटुंब व्यवस्था में जो ये है कि शादी 25, 26 और बच्चे आपके 30 के पहले कर डालो, अभी 30 का हमने एक्सटेंड कर दिया 35, क्योंकि आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे जैसे मदर या माँ की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी एग क्वालिटी जो है वो भी खराब होते जाती है। अच्छा। फिर एक तो बच्चे जल्दी ना होना, या जो होते हैं उनका एबॉर्शंस होना, या फिर मेंटली डिरेंज्ड बच्चे, हैंडीकैप बच्चे, वो भी हो सकते हैं। ये तो मतलब बिल्कुल आप जो बता रही हैं कि जो बच्चे इस तरह से हो जाते तो जिंदगी भर के लिए वो प्रॉब्लम, बर्डन हो जाता है, और उस बच्चे के साथ भी इनजस्टिस हो जाती है। तो जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हर एक को होगा, लेकिन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी एक महिला अगर 25 साल में अगर कंसीव होती है और एक 35 साल के बाद कंसीव होती है, तो दोनों में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा ना, तो ये इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। सो इसकी सावधानी सभी, दिस इज अ सोशल एस्पेक्ट, इसलिए मैंने इसको टच किया कि सही समय पे नेचुरल जो है वो हमने करना चाहिए। करियर की वजह से आजकल लड़कियां बोलती नहीं हमारा करियर इम्पोर्टेंट है, बट करियर इम्पोर्टेंट है यस, बट ये जो आपका रिप्रोडक्टिव करियर है वो दोबारा नहीं आएगा, और ये नेचुरल वे में हर चीज होना बहुत जरूरी है। राइट, खुद के लिए भी ठीक है, उस बच्चे के लिए भी ठीक है, बराबर है। सो ये हो गया प्री मैरिटल काउंसलिंग कि आपको कब प्लानिंग करना है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताते हैं, आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करना है या तुरंत चाहिए तो क्या करना चाहिए। वी प्रिस्क्राइब सर्टेन मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम बिफोर द पेशेंट इवन थिंक्स ऑफ कंसीविंग। क्योंकि क्या है, फोलिक एसिड नाम का जो एक विटामिन है, दैट इज नॉट नॉर्मली वे वी आर, हमारे डाइट में बहुत ज्यादा नहीं रहता है वो। सो हम पहले से अगर पेशेंट को फोलिक एसिड दे देते हैं, तो जब बच्चा ये होता है, कंसीव होती है पेशेंट, तो 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते वो बच्चा तैयार होता है। तो ये सेल मल्टीप्लिकेशन में फोलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है। एंड यू वोंट बिलीव कि पहले 5 वीक्स में पेशेंट्स कभी कभी क्या सोचते हैं कि पहले हम डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी में जाएंगे तो हमको बहुत सारा कुछ तो भी ड्रग्स दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। Before conception, the patient should be having folic acid. Okay. So that ये cell multiplication के वक्त उसको problems ना आ सके। And first 5 weeks में ही पूरा बच्चे का heart, liver, kidneys, everything is formed. और आप देर से आओगे तो हम क्या हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये बहुत अच्छा आपने बताया, एक तो काउंसलिंग करना चाहिए, और जो काउंसलिंग के लिए नहीं जा सका है
उन्होंने भी यानी प्रेगनेंसी होते से ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भले ही तकलीफ हो या ना हो, राइट, जिससे कि उनको जो इससे आपने बताया फोलिक एसिड वगैरह यदि मिलता है तो आपके जो बच्चे के जो सब अंग हैं वो बड़े अच्छे से डेवलप होंगे। राइट जी। फिर प्रेगनेंसी में तो हमने कह दिया कि फॉर ऑल 9 months यू हैव टू फॉलो अप विद द गायनेकोलॉजिस्ट, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप फॉलो करते हैं तो आपको डाइट एडवाइस क्या क्या लेना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर नॉट डोंट्स, वो आपके सब गायनेकोलॉजिस्ट आपको शायद बताते ही होंगे। 9 months वो जो पीरियड रहता है हमारे यहाँ बराबर सब जाते हैं डॉक्टर्स के पास, सो दैट इज द बेस्ट पीरियड व्हेन डॉक्टर्स सी द पेशेंट्स। पर एक बार प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई कि फिर जब तक नेक्स्ट टर्न नहीं आता तब तक पेशेंट यूजुअली हमारे पास नहीं आते। तो इवन प्रेगनेंसी होने के बाद का भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस है वो भी हमको पेशेंट्स को देना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, वो भी है। और दूसरा ये है कि मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें काफी चेंजेस हो जाते हैं जब एक मदर बन जाती है। राइट। तो उस वक्त यदि वो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसमें कईयों को तकलीफ आने लगती है, बराबर, पर यदि वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती हैं तो वो उनको सही मेथड बता सकते हैं कि किस तरह से दूध पिलाया जाए, बच्चे को फीड कराया जाए। ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती है, कईयों को बहुत तकलीफ होती है फीडिंग कराने के टाइम, बराबर, तो ये सारी तकलीफों से भी ये हो सकते हैं। और दूसरा मोटापा भी कई बार बढ़ने लगता है, तो यदि गायनेकोलॉजिस्ट से अपन मिल रहे हैं तो वो काफी चीजें बताएंगी, एक्सरसाइज वगैरह करो, बराबर, तो जिससे कि तुम ज्यादा मतलब फिट रह सकते हो और बच्चों को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। राइट जी। अभी आपने मोटापे की बात की पोस्ट प्रेगनेंसी जी। प्रेगनेंसी में तो हमें सब देखते हैं कि वो 11 kgs तक वेट इंक्रीज होना चाहिए, बट सडनली आफ्टर डिलीवरी जो 60-70 साल की केजी की महिला रहती है वो एकदम 2-3 महीने के बाद जब आती तो आराम से 100 kg की हो जाती। ऐसा क्यों होता है? और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में कैसे, भारत में कैसा है कि एवरी वुमेन इज एक्सपीरियंस्ड वुमेन। हाँ, तो वो अपने खुद के सब जो नुस्खे हैं वो सब बताते रहती है, एंड मोस्टली द फोकस इज द बेबी, नॉट द मदर, कि भाई अगर माँ अच्छा खाती है तो ही बच्चे को अच्छा मिलेगा। लाइक माँ को बहुत ज्यादा घी दिया गया तो बच्चा हेल्दी होगा या बच्चे का वजन ज्यादा अच्छा, इस हिसाब से बहुत खाने दिया जाता है। यानी आप खाते रहो जितना चाहिए, घी यानी पराठे व घी के, मैं तो हैरान हो जाती हूँ पहले 3-4-5 दिन जब मैं देखती हूँ उनके डब्बे पोस्ट डिलीवरी पेशेंट्स के, तो उनके इसमें घी की कटोरी, पराठा घी का, फिर वो जीरा पानी। हाउ दिस पेशेंट इज गोइंग टू ईट ऑल दिस? शी नीड्स न्यूट्रिशन। आप दूध दो, दही दो, छाछ दो, एग्स चलते एग्स दो, दे ऑल प्रोटीन्स, फ्रूट्स दो, जो हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली नो है। तो इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप जब बता रही है, मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद एक पूरा चार्ट उनके पास डाइट का होना चाहिए कि वो क्या खाएं, और उनके घर वालों को भी ये चार्ट दिया जाना चाहिए कि इनको ये सब खिलाओ। राइट। यानी पेशेंट से ज्यादा मुझे सास और मदर इन दोनों का काउंसलिंग ज्यादा करना पड़ता है। उनको बताना जरूरी, क्योंकि वो लोग अभी डिलीवरी हुई है ना, ये नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। ये बात बार बार बोली जाती है और इतना सिर पर ओढ़ा दिया जाता है कि कहीं से हवा न लगे। इस बारे में भी थोड़ा बताइए। नहीं, मैं ये इसका एग्जांपल देती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में डिलीवरी होती नहीं है क्या, वो तो पेशेंट्स बेचारे खुद ड्राइव करके जाते हैं, आते वक्त भी खुद से आते हैं, 3rd डे से उनको अपना पूरा काम करना पड़ता है, तो उनको ठंडी नहीं लगती उनको, और वो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, उनको ठंडी नहीं लगती, उनके कान में हवा नहीं घुसती। और यहाँ तक कि पेट पर क्या करा जाता है कि जब डिलीवरी हो गई तो पेट बड़ा ना हो, खिलाते पिलाते खूब है, लेकिन पेट पे बेल्ट बांध देते हैं या कुछ ऐसा कपड़ा बांध देते हैं कि पेट ना आगे आए। तो ये जब किया जाता है तो फॉरेन कंट्रीज के लोग जब देखते ही, कोई हमारे इंडियन लोग वहां जाते हैं और वो देखते हैं कि ये ऐसा बांधा है तो निकलवा देते हैं और बोलते हैं कि ये किसके लिए तुमने, तो बताते हैं कि भाई पेट बढ़ जाता है, तो वो बोलते हैं व्हाई डोंट यू डू एक्सरसाइज, स्टार्ट योर एक्सरसाइज। सो हमारे वो ग्रैंडमा नुस्खे जो है वो आज भी चल रहे हैं, एंड एवरीबॉडी यानी
पैर रखना है नहीं रखना है, कहाँ चलना है, कदम रखना है, हवा लेना है नहीं, सब एवरीबडी विल गो ऑन एडवाइजिंग द प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर। ऐसा होता है। तो हम किस किस से लड़े फिर? हम जो बोलते हैं वो बेचारी पेशेंट कंफ्यूज हो जाती है इसमें। देखिए, ये हमारी जो बातचीत हो रही है, हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी काम की इंफॉर्मेटिव बातें हैं कि अभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ज्यादा हेल्दी बने, और जो मदर है या जो वुड बी मदर है वो पहले से तैयार रहे और ज्यादा वो हेल्दी वे में अपने बच्चे को भी बड़ा करे और खुद भी हेल्दी रहे। तो एक्सरसाइज करो, ये करो, जो खाने पीने में भी डाइट जो है वो एक डाइटिशियन से अपना चार्ट बनवाए। बराबर। तो पहले के जमाने में जो था उसमें हम हल्का फुल्का चेंज यदि कर दें तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी लड़कियां एजुकेटेड भी है तो करेंगी भी, करना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, बट वो डर उनके मन से निकाल देना चाहिए कि आज अगर तूने ये नहीं किया तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगा। ये डर से बेचारी वो मैं इनका सुनूं या डॉक्टर का सुनूं, इसमें वो कंफ्यूज हो जाती है। जब महिलाएं मिडिल एज में आ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती है, मदर इज गोइंग टुवर्ड्स 40-44, वो स्टेज को हम पेरीमिनोपॉजल कहते हैं। अच्छा। यानी मिनोपॉज आने के की पहली 4-5 साल पहले की स्टेज। उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन, नींद ना लगना, मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक होना, एकदम गरम लगना, पसीना पसीना टू द एक्सटेंट कि सबको ठंडी लगती, हाँ तो फैन शुरू कर देना, ये सब चेंजेस रहते हैं। इसमें मैं रिलेटिव्स से कहना चाहूंगी कि आप उनको सपोर्ट करिए। शी इज गोइंग थ्रू अ हार्मोनल चेंज, है ना। तो जो शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप उनको समझ लो, यानी फैमिली वालों को ये बात यदि समझ गई कि इस लेडी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, और उसको थोड़ा वो सपोर्ट करे तो ये फेज भी, और बच्चों को भी बताना चाहिए कि वो माँ का ये ख्याल करे। तो दे कैन सेल नाइसली, क्रूज नाइसली थ्रू दिस पीरियड आल्सो। सिर्फ सावधानी ऐसी बरतनी है कि जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है। सो एस्ट्रोजन इज अ वेरी गुड हार्मोन फॉर अस, इट इज कॉल्ड अ फेमिनाइन हार्मोन। हमारे बाल, हमारी रिंकल स्किन की, हमें हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करना, हमारे बोन्स की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, सब ये एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के कारण है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे कम होने लगता है, अब क्यों कम होने लगता है? क्योंकि हमारे ओवरीज में से जो बीज निकलने की जो प्रक्रिया है वो 40-45 के बाद बंद हो जाती है, तो हार्मोन्स आने भी बंद हो जाएंगे। तो उसके कारण हमें वो जो मेनोपॉज की स्टेज है उसको हमको 35-40 साल की उम्र से ही प्रिपरेशन करना। तो कैसे आपकी बोन्स या हड्डियां मजबूत कैसे करेंगे? तो आप रोज का आधा लीटर दूध दही छाछ लीजिए, एक कैल्शियम की गोली खाइए। नेक्स्ट आपको हर महीने में एवरीडे दे शुड टेक यस, मेरी बात तो मैं कहती हूँ कि मैंने तो 35 साल की उम्र से मैंने रोज के कैल्शियम 100%, यानी लेडीज जो भी है 35-40 से शुरू करिए कैल्शियम लेना, क्योंकि कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और लोग क्या करते हैं, जब हाथ पैर दुख रहे हैं तब कैल्शियम लेना, तो तब बहुत ही देर हो चुकी रहती है। क्या है, एस्ट्रोजन का जो ये हार्मोन है ना, दैट विल एनकरेज, आप जो कैल्शियम लेते हो वो हड्डियों में जाने को और सीमेंट फॉर्मेशन के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करता है। एक बार एस्ट्रोजन बंद किया, आपने कितना भी कैल्शियम लिया तो वो बाहर चले जाने वाला है ना। तो 25-26 35 साल की लड़कियां आती है, लेडीज आती है, मैडम यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है। अच्छा, उन्हें बच्चे भी रहते हैं, वो फीडिंग भी करती है, फीडिंग के 2-3 महीने कैल्शियम ली, बाद में वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में चले जाते हैं, तो उनके इसमें जनरल कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि जो माँ है वो बच्चे को फीड कराती है, तो उसमें नेचुरल कैल्शियम कम होता है। तो दैट इज ऑल्सो द टाइम कि उनको कैल्शियम लेना है 1 साल, जब तक फीड करती है तब तक। दूसरी बात मैं सभी महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि एवरी मंथ यू लूज अबाउट 250 to 500 ml of blood during menstruation, and that is good blood। वो कुछ ऐसा गंदा है और वो गंदगी हमारे इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। So you are losing iron, calcium, minerals, vitamins, सब आपका लूज हो रहा है।
इसीलिए महिलाओं को एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी वो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स कम होती है, वो कम होते हैं। तो आप उसको रिफर्बिश कैसे करोगे, लाएंगे कैसे वापस? फिर वो बोलते हैं हम डाइट से करेंगे। अरे डाइट से आप हीमोग्लोबिन अगर बढ़ाना चाहोगे तो इट विल बी इम्पॉसिबल टास्क। उससे अच्छा एक कैल्शियम और एक आयरन की गोली खा लो। मैं तो सभी इन ग्रुप के, ऐसे ग्रुप के पेशेंट्स को फॉर 3 months इन अ ईयर, अच्छा, कि आप कैल्शियम और आयरन ये दोनों साथ में ले लो, और विटामिन डी एक्स्ट्रा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट विटामिन, क्योंकि विटामिन डी सूरज से मिलता है। हमारी लड़कियां आजकल तो बाहर निकलती नहीं है, निकलती है तो सनस्क्रीन लगा के और पूरा ढक के निकलती है बाहर, तो विटामिन डी एक्सपोजर इज 0। सो एवरी ईयर ऑल द लेडीज दे शुड टेक विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन फॉर एटलीस्ट 3 months इन अ ईयर। और ये प्रिपरेशन आपको आपने यूजफुल टिप दी है कि यानी लेडीज अभी से इसके लिए तैयार हो जाए कि जब वो 35 इयर्स की हुई कि कम से कम 1 साल में 3 महीने, आपने जो बताया विटामिन नहीं 35 थ्रू आफ्टर 35 इयर्स कैल्शियम डेली, आयरन 3 months। और ये जो 20-30 जो मेंसेस जब से शुरू होते हैं सभी लड़कियों के, सभी औरतों के, तब से उन्होंने साल में 3 महीने का ये आयरन कैल्शियम का कोर्स लेना जरूरी है, सो दैट दे विल नॉट बी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। उन्हें एनीमिया नहीं होगा, उन्हें थकान नहीं होगी, उनके बाल, हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, स्किन अच्छी दिखेगी। तो ये इंटरनली आपको सब कुछ करना है ना। आप बाहर से सब कुछ लगाओ लेकिन इंटरनली आपके पास जो चाहिए वो आती रहती है। एनीमिया जो एनीमिक रहती है लड़कियां, उनको आए दिन कभी चक्कर आके गिरती हैं, कभी कुछ होता है, और बच्चे छोटे रहते हैं तो घर में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है ना। लेडीज को अपने आप को फिट रखना इतना जरूरी, क्योंकि वो एकदम ऐसी धुरी है कि जिसके आसपास परिवार घूमता रहता है। So, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो ये यंग पेशेंट्स, उनमें मेरा देखना, एग्जामिनेशन करना 2-3 मिनट में हो जाता है। मुझे पता भी है जैसे पेशेंट वॉक इन करती, क्योंकि हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस मजबूत था ना तब के जमाने में, जब अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो समझ जाता है ये पेशेंट को कुछ नहीं, आयरन कैल्शियम डिफिशियंसी, 3 महीने की टेबलेट दे दो, 3 महीने के बाद बुला लो, वो बोल देते मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम क्या है, आप लोग का एक्सपीरियंस इतना है कि आज तो सारे इंस्ट्रूमेंट बड़े बड़े आ गए हैं, बराबर, लेकिन तब आप लोग तो खुद ही एक्सरे था आपका, राइट, बराबर है। एक पेशेंट को देखते से आप समझ जाती थी कि क्या है, क्या कमियां हैं, या इनको कुछ पीलिया हो गया है, क्या हो गया है, क्लिनिकल देखी तो इवन आज भी हमारे जनरेशन के डॉक्टर्स पहले डायग्नोसिस करते हैं, पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको हाथ भी नहीं लगाती, मैं आपको सीधा बोलती हूँ ये लिख, ये कर लीजिए और आ जाइए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेम इज ट्रू विद ऑल द पेशेंट। आप उनको हाथ लगाइए, उनको एग्जामिनेशन कीजिए, उनसे बात करिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको उनसे बात करके पता चल जाता है। फिर एग्जामिनेशन में बाकी आपका डायग्नोसिस क्लिंच हो जाता है, और 2-4 इन्वेस्टिगेशंस है बेसिक, वो करिए, आपका डायग्नोसिस थ्रू हो जाता है, ट्रीटमेंट दे दो, पेशेंट खुश होके आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैडम एक बात मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर, कि जो एस्ट्रोजन की बात आपने की कि वो कम होते जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आजकल पढ़ने में आता है कि आजकल वो जो एक थेरेपी देते हैं जिसमें कि एस्ट्रोजन वगैरह का इंजेक्शन दे देते हैं, जो एक आर्टिफिशियल जैसे वो दे रहे हैं, जिससे कि तुम ज्यादा समय तक यंग रह सकते हैं। बराबर। पर ये कईयों को सूट होता नहीं होता, या उससे कैंसर होने का डर है, बहुत सारी बातें भी है जो साइड इफेक्ट है। बराबर, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। आपने जो ईस्ट्रोजन के बारे में कहा, वो एक्चुअली वो उसको HRT बोलते हैं ना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट, हाँ, उसका यूज थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल जब हम हार्मोन्स देते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। हमारे शरीर में जो ईस्ट्रोजन निकलता है वो मेजर्ड रहता है। अच्छा। है ना। बाहर से हम एक्सटर्नली दे रहे हैं, प्लस हमारा इंटरनल एस्ट्रोजन, सो व्हाट हेवॉक इट इज कॉजिंग वी डोंट नो, सो बेटर टू अवॉइड दोस एंड गो नेचुरली, ग्रेस एज ग्रेसफुली, वैसा आप करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मतलब आपने एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए एक्सपीरियंस डॉक्टर, आपका बोलना है कि बाहर से जो ये लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी नई नई लड़कियां आ रही हैं उनको ऐसा लगता है वो ले लेंगे हो जाएगा, लेकिन एज ए डॉक्टर आपका कहना है कि ये सब चीजों से बचो, राइट, न लो। बराबर है, बराबर है।
ये बहुत काम की बात दूसरी एक समस्या यानी वेरी आउट ऑफ एवरी 5 और 4 पेशेंट्स, एक पेशेंट मेरे पास आती है रोज की, मुझे पीसीओएस हुआ है। अच्छा। अब वो पेशेंट एजुकेटेड ही हो है, आईटी वाली भी हो सकती है या देहात की भी हो सकती है, मुझे पीसीओएस हुए। तो वो मैं हमेशा बोलती पीसीओएस हमारा डायग्नोसिस है, पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हमारा डायग्नोसिस है। आप बोलिए आपको क्या तकलीफ? नहीं, मुझे पीसीओएस हुआ है। अच्छा, देखने जाए तो वो लड़कियां मोटी सी, जो 20 साल की है वो दिखती है 35 साल की। तो फिर मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ कि आपको पीसीओएस है ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आप देर से उठते हो, समय पे सोते नहीं हो, फास्ट फूड खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते। तो आजकल अल्कोहल स्मोकिंग भी लड़कियों में हो गया है। सो ऑल दीज लाइफस्टाइल चेंजेस आपको ये सब ओबेसिटी, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस से लेकर आपके ओवरीज को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, ओवरीज में छोटे छोटे ये फॉलिकल्स आ जाते हैं, पानी की गांठें आ जाती है, उसको हम पॉली यानी बहुत ज्यादा, सिस्ट यानी छोटे छोटे पानी अंगूर के जैसे ये बन जाते हैं ना, छोटे, उससे भी छोटे। पर पेशेंट्स इतने परेशान रहते हैं उसमें कि मेरे को बहुत कुछ तो भी हो गया है। एक्चुअली that condition is not to be worried about if you take care of it. जब हम कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, आजकल लड़कियां कॉफी भी घर में नहीं बनाती, है ना, सब कुछ मंगाती बाहर। दिस इज द रीजन फॉर द ओबेसिटी। यानी रेडीमेड फूड जो मंगवा रहे हैं जिसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स है, चाहे कॉफी मंगवाओ, चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, या फिर तुम बर्गर या जो भी खाते हो। So all this is dangerous for your health and it will reflect on your hormones. Yes. एंड आज आपको पीसीओएस है, आज आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो इसके रिपरकशंस लेटर ऑन इन द लाइफ आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स, क्योंकि ये सब हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफस्टाइल चेंज करो, उसको ज्यादा एक्टिव बनाओ, एकदम न्यूट्रिशनल फूड लीजिए। हाँ, राइट, एंड प्रॉपर टाइमिंग्स। आप 2 बजे सो रहे, सुबह 10 बजे उठ रहे, फिर आप ऑफिस के लिए भाग रहे, तो आपके पास समय कहाँ है आपके खुद के लिए? और जैसे सूप, ताजी सब्जी लेकर बनाना, तो लोग आजकल वो पैकेट खरीद लेते हैं, सो एवरीथिंग गर्म पानी में डाला, रेडी, मतलब बराबर। तो आप सुन रहे हैं ना, अभी यंगस्टर्स में कैंसर्स बहुत हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है आजकल हमारी महिलाओं में। सो ये लाइफस्टाइल हम अगर चेंज थोड़ी सी भी करते हैं, आई डोंट से 100%, बट इवन इफ यू कैन डू 70%, बहुत फर्क पड़ेगा। यानी ये से पीसीओ की समस्या काफी हल हो सकती है। हाँ, पीसीओ से यदि लाइफस्टाइल, इनफर्टिलिटी होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे होने में दिक्कत होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यदि हेल्थ नहीं है तो फिर कोई वेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो कुछ व्हाइट डिस्चार्ज हो जाता है, ये सब चीजें भी लेडीज में होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, बराबर, कुछ लोगों का यूरिन लीक होता रहता है, बराबर, ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स लेडीज बताती रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो पहले द मोस्ट कॉमन व्हाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी पेशेंट्स आती है व्हाइट डिस्चार्ज, तो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन रहता है उससे प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा होता है और खुजाल आती है, इरिटेशन होता है। सो जैसे हमको वो हमारे सामने आ गया, हमें पता चलता है ये इन्फेक्टिव है। आजकल वो डूशेस वगैरह बहुत यूज करते हैं, बिटाडिन, वजाइनल वॉश वगैरह, तो उसमें क्या होता है, स्पेशली आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर वॉट एवर रीजन, तो हमारे जो वजाइनल फ्लोरा रहता है या नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं, आप एक काम करिए, बिटाडिन से गार्गल करिए, दूसरे दिन आपको मुंह में छाले आ जाएंगे। तो सेम थिंग हैपेंस नीचे भी, या एंटीबायोटिक लेके तो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया निकल जाते हैं, उसकी जगह लेते हैं फंगस, ईस्ट, तो उस वजह से कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज रहता है उनको। सो गिव देम ट्रीटमेंट, ट्रीट बोथ द पार्टनर्स फॉर 5 days एंड पेशेंट्स आर ऑल राइट। फिर कुछ पेशेंट्स कमजोरी के वजह से उनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, और अगेन देयर इज अ मिथ कि मुझे बहुत व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए मैं कमजोर हो रही हूँ। इट इज द अदर वे अराउंड। सो ट्रीट देम फॉर 3 months विद आयरन, कैल्शियम एंड गिव देम सम न्यूट्रिशन एडवाइस, और पेशेंट्स एकदम अच्छे हो जाते हैं। The third reason is cancers.
कैंसर के कारण हो सकता है, या फिर नॉर्मल डिस्चार्ज जो है, व्हाइट डिस्चार्ज, वो भी आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी या ड्यूरिंग सर्टन पीरियड ऑफ योर साइकिल्स में भी डिस्चार्ज ज्यादा रहता है, तो दैट इज नॉर्मल। उसके लिए ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ मैडम एक बात पूछना चाहूंगी मैं कि जैसे इन्फेक्शन जैसे न हो तो उसके लिए मतलब जैसे वेजाइनली जो वॉश करते तो ये सब तो ज्यादा सही नहीं है। I usually tell my patient don't use anything natural soap and water. Okay. Soap and that is the best correct method of doing it. अच्छा, अब बताइए आप क्या बताइए। हाँ, the third most important reason for discharge is जो सर्विक्स के बारे में आपने पूछा था, तो सर्वाइकल इरोजन। अच्छा, यानी वो सर्विक्स के ऊपर गर्भाशय के मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं। देयर इज एक्चुअली वन अनदर पोर्शन ऑफ द बॉडी जहाँ सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो पीपल गेट कंफ्यूज कि भाई ये तो यहाँ है फिर, पर इसलिए मैं बोल रही कि गर्भाशय के मुंह को भी सर्विक्स कहते हैं। और हमारे देश में कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। द कॉजेज में भी डिफरेंट, क्योंकि अभी हमारी लड़कियां जो है वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है राइट फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 ईयर्स। वेस्टर्नाइजेशन हमारे इसमें भी है, मल्टीपल पार्टनर्स। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। इसके साधारण 200 से ज्यादा ये है टाइप्स है। जैसे आपने कोविड के पीरियड में देखा होगा कि अलग अलग प्रकार का म्यूटेशन होता है, वैसे ये HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अलग अलग होते हैं। तो उसमें से जो 4 वेराइटीज है उससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सीरम इंस्टीट्यूट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सर्वैवैक नाम का एक वैक्सीन हमारे भारत में अवेलेबल किया है। हाँ, और अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आफ्टर द एज ऑफ 9 इयर्स हम देते हैं बिफोर द गर्ल्स बिकम सेक्शुअल। हाँ, तो मैं एडवोकेट करती हूँ बिकॉज बिफोर द गर्ल बिकम सेक्सुअली एक्टिव। आजकल माँ बाप को भी पता नहीं रहता कि कब वो होने वाली है, तो उन्हें आप 3 डोजेज रहती है वैक्सीन के, कॉस्टिंग अराउंड 1800 to 2000 रुपीज पर वैक्सीन। तो 0, 1 and 3 to 4 मंथ्स में आप उसको ऐसे 3 डोजेज दे दीजिए। तो ये कैंसर का जो इंसिडेंस है सर्वाइकल कैंसर का वो कम हो जाता है। तो मैं यानी ये देना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि शादी में 10,000 15,000 कम करिए, शादी का खर्चा, एक आधा लहंगा कम करिए, लेकिन ये आप ज्यादा करिए। बहुत ज्यादा यूजफुल आप टिप दे रही है। एग्जैक्टली, हमारे व्यूअर्स ने सुनना चाहिए कि हम लोग जो इतने कपड़े गहने और इनमें इतना दिखावे में खर्चा करते, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर न होने के लिए, इसके लिए पहले से एक प्रिवेंशन है, तो राइट बच जाता है। पहले ये इंजेक्शन आते थे तो हमें भी संकोच होता था, क्योंकि ईच इंजेक्शन वैक्सीन यूज्ड टू कॉस्ट 4,500 to 5,000 रुपीज। अभी कीमत कम हो गई है, तो लेने में हर्ज नहीं है, और कीमत तब भी ज्यादा रहती तो भी लेना। तो मैडम ये जो इस तरह का इंजेक्शन लिया तो कुछ ये तो ठीक है कि वो हमको कैंसर से हम बचेंगे, बट कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, हल्की सी वैक्सीन होने के बाद जो कुछ थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए जो कुछ होता है बस, बट नहीं, नॉट मच। बचने की चांस ही है। हाँ, इसमें भी सर्विक्स का ही कैंसर, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट देखने के लिए कि कैंसर, सर्वाइकल कैंसर किसे हो सकता है। अच्छा, राइट। तो पेशेंट जब भाई डिस्चार्ज के लिए आते हैं तो हम पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम सर्विक्स विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, वो सर्विक्स कैसा है, एकदम बिल्कुल क्लीन है तो शी हैज 0 चांसेस ऑफ हैविंग अ कैंसर। पर उसमें कुछ ऐसे अल्सर जैसा हुआ है तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं चलो भाई पैप स्मीयर कर लीजिए। वैसे भी आजकल अंडर द स्क्रीनिंग प्रोग्राम एवरी लेडी अबव द एज ऑफ 25 इयर्स every 3 years should undergo this pap smear। अच्छा, जो बाकी जो ज्यादा एज की भी लेडीज हैं तो कितने समय में? 65 till 65 years from the age of 25 years every 3 years। ओके। So उसमें अगर वो पैप स्मीयर 65 ईयर तक हाँ, उसके बाद इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है, इवन मैमोग्राफी फॉर दैट मैटर। और वो कितने समय के बाद आप एवरी 3 years। तो इवन वो जो मैंने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बताया जिसके कारण कैंसर होता है, तो उसका भी दोनों इकट्ठा आप कर सकते हैं। HPV DNA करके उसकी एक टेस्ट है, वो भी वो स्क्रेप करके ही हम निकालते हैं, पैप स्मीयर भी करते हैं। दोनों अगर निगेटिव है समझो तो 5 साल कुछ करने की जरूरत है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग बोथ द इन्वेस्टिगेशंस एट अ टाइम। डॉक्टर, जो ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत होता है,
इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन फ्रॉम द एज ऑफ 20-25 ईयर्स, एंड वो भी आपको पीरियड्स के बाद करना है। पीरियड्स के पहले हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट लंपी हो जाती है, तो उनको लगता है कि भाई लंप आ गया है, इसलिए ऑलवेज आफ्टर मेंसेस आप एक डेट फिक्स कर लीजिए। एंड इट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी डन विद द palm of the hand, like this, not like this, right? And see all the quadrants of the breast, all 4 quadrants of the breast, both breasts. जो अफोर्ड कर सकते हैं they can go in for mammography. Okay, mammography. हाँ, but again every year mammography के लिए या every 2 years हम जो advise करते हैं mammography या sonography costing around 2 to 3,000 per breast. Okay. Becomes a pretty costly affair. है ना? तो सेल्फ एग्जामिनेशन या जो फैमिली हिस्ट्री है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, नहाने के समय खुद ही चेक करते रहेंगे तो पता चल जाता है कि कोई लंप वगैरह लग रहा है। और मेमोग्राफी वगैरह मैं उन पेशेंट्स को बताती हूँ रेगुलरली करो जो इनकी एक फैमिली हिस्ट्री है। और मैडम जैसे ही पता चले कि कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तुरंत डॉक्टर से भी कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग उसको छोड़ देते हैं। नहीं, कोई भी एनी लंप इन द बॉडी should be taken care of. यानी डॉक्टर के पास जाओ, सही सलाह लो, उसे निकालो, उसे बायोप्सी के लिए भेजो। अगर बिनाइन है, उसमें अगर कैंसर नहीं है तो खुशी खुशी जियो, और अगर कैंसर है तो इट विल बी डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेज, तो आपके बचने के या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। जी जी, है ना? अच्छा, और यूटेरस का भी जैसे कई लोगों को निकालना पड़ता है यूटेरस, और कभी कभी जैसे ये रहता है अपना यूरिनरी ब्लैडर या फिर ऐसी कुछ तरह की जो प्रॉब्लम्स आती रहती, इसका भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। यूट्रस निकालने का जो ये है वो अगर आफ्टर द एज, मैं मेरे से प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, मैं रूरल एरियाज की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ जहाँ 25-26 साल का व्हाइट डिस्चार्ज भी है तो भी यूट्रस निकाले जाते हैं आजकल, जबकि नहीं निकालने चाहिए। नो, हम तो चाहते हैं कि जितना आप आपके ऑर्गन्स प्रिजर्व कर सके उतना अच्छा। मतलब हमने यूटेरस जैसे छोटी छोटी बातें कुछ तकलीफ होती है तो नहीं निकालना चाहिए, हमारी तैयारी होना चाहिए। राइट। पर अब अगर ट्यूमर्स हो गए यूट्रस में, जैसे फाइब्रॉइड्स है जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर ठीक है, और यूट्रस की साइज बढ़ गई है, या ओवेरियन ट्यूमर्स हो गए हैं, तो फिर भी यूजुअली टेक आउट द यूट्रस। आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात की। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगेन फीमेल्स में वेरी कॉमन, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी पैसेज है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू वजाइना, और वजाइनल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन, सो इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कॉमन है। बट मोस्ट कॉमन मिथ हियर भी है कि मैं फलाने लू में गई थी, वो वॉश इधर गई थी बाथरूम में, तब से मेरे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। एक्चुअली वो गलतफहमी है। इट्स नॉट ट्रांसमिटेड लाइक दैट। इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड आइदर बाय ब्लड और थ्रू द वजाइनल इन्फेक्शन, और आपका रेजिस्टेंस कम है, आपने पानी कम पिया, या उससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। फिर महिलाओं में कैथेटराइजेशन ज्यादा होता है ड्यूरिंग सिजेरियंस और डिलीवरी, तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन बॉडी इनसाइड, है ना, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब जो लोगों को लगता है हम सिनेमा हॉल में गए थे और वहां से हम जब गए वॉशरूम में तो वहां से आ गए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये डर है। तो यू कैन यूज इट प्रॉपरली, यू कैन क्लीन this thing, commode seat and then sit, or you while squatting, half squatting ही आप यूरिन करिए, so that you don't touch the commode seat. So these are the precautions. फिर urinary tract infections, certain urinary tract infections, बार infections होते हैं। urinary tract infections के लिए usually females जो है, महिला है, patients जो है, they go to the gynecologist, they don't go to a urologist। ठीक है, my husband is a urologist, इसलिए I know। तो यूजुअली क्या किया जाता है, 5-7 दिन के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेशेंट ठीक हो जाती है, वो भूल जाती है, 1-2 महीने के बाद फिर से लेके आती है वो इन्फेक्शन, एंड दैट रिपीटेड इन्फेक्शन लीड्स टू क्रॉनिक इन्फेक्शन टू द एक्सटेंट कि वो जो यूरेथ्रल पैसेज जो रहता है वो फाइब्रोज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और फिर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, पर बार बार वो महसूस होता है कि उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, एंड शी कैन नॉट पास यूरिन, बार बार यूरिन को जाना पड़ता है। फ्रेंड है वो बताती है कि उसको ऐसा लगता रहता है कि जाना है। So that time the one investigation which is most important is when she is doing a sonography, you tell, this is a unwritten rule कि the sonologist has to report कि post void residual urine कितना है। आप यूरिन करके आए और फिर से आपने अगर सोनोग्राफी की और वो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में अगर more than 10 cc यूरिन बची है, तो आपका नीचे जो
पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके। और फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वो जो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन हमेशा बची रहती है उसमें इन्फेक्शन होता है। ओके। एंड दैट इज द रीजन फॉर रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। बट यू कांट गो ऑन ट्रीटिंग दोज इन्फेक्शंस अगेन एंड अगेन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डायलेट दैट पैसेज प्रॉपर्ली। और ये लेडीज में ज्यादा बहुत सारे, वी हैव अ सीरीज ऑफ मोर देन 1000 सच पेशेंट्स वेयर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, आई नो दिस इज द पेशेंट हैविंग दिस प्रॉब्लम, आई सेंड हर टू डॉक्टर देशमाने, एंड देन पेशेंट्स फिर आते ही नहीं वापस, इतने खुश होके जाते हैं। तो मैडम आपके पास बहुत सारी पेशेंट आती रहती हैं, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके सिवा भी आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो क्या केयर लें? केयर यानी अभी ओबेसिटी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे देश में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, तो इसका ख्याल करिए। जैसे देहात की भी, रूरल मोस्ट एरिया में, जिसे हमें लगता है कि भाई इस पेशेंट के पास पैसे नहीं, वो भी आज ऐसे बड़े बड़े पेट लेके आते हैं। कारण क्या है? खाने को बहुत मिल रहा है, सबके पास मोबाइल्स है, सबके घर में टीवी है, काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक जगह बैठे रहने के कारण और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। इवन किटी पार्टीज बढ़ गई है, गुड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में भी। एक तो आप एकदम ही स्लिम एंड ट्रिम देखते हो या एकदम मोटे देखते हो, बीच में का हम बहुत कम देखते हैं। सो सेंट्रल ओबेसिटी जो है, जो बीच में पेट के बीच में जो ओबेसिटी आती है या मोटापा आता है, उसे रोकिए। आधे घंटे से ज्यादा एक जगह बैठना नहीं है, उठिए, रिमोट कंट्रोल लीजिए, पानी पीजिए, चलिए 10 कदम 15 कदम 20 कदम चलिए, बी एक्टिव। लिफ्ट का इस्तेमाल कम करिए, नीचे उतरने के लिए लिफ्ट मत लीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, खाने में शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स ये अवॉइड करिए। व्हाइट शुगर एक्चुअली इट इज नॉट नीडेड एट ऑल, बिकॉज हमारे रोटी सब्जी चावल इसमें सब में कार्ब है, शुगर है। तो हम जो एक्सेस शुगर लेते हैं, यू वोंट, पूर्णिमा जी आपको बताती हूँ, 12-12 14-14 चम्मच शक्कर लेते हैं ऑन एन एवरेज 1 लेडी। सो जो शुगर है वो तो उसका फैट में चेंज होने वाला है, प्लस उसको इंसुलिन कम पड़ेगा तो डायबिटीज आने वाला है। सो ये सब इससे आपको बचना है, अवॉइड करना है। एक्सरसाइज इन द सनलाइट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे, और घर का बना खाना खाना चाहिए, घर का खाना जो आजकल बहुत ट्रेंड चालू हो गया, छोटे बच्चे भी उनका भी बढ़ रहा है फैट, इसीलिए कि मदर लोग घर में नहीं बना रहे खाना। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रात को 10 बजे 11 बजे भी इमरजेंसी से आती हूँ और खाना घर में तैयार नहीं, तो द लास्ट मेरे वो ऑप्शन ही नहीं आता कि मैं बाहर से कुछ मंगा लूं। आके भी बनाती, मैं आके खिचड़ी तो मैं बना ही सकती हूँ। एग्जांपल है कि यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड योर लाइफ इज वेरी मच बिजी, ऑल द टाइम यू आर इन द हॉस्पिटल, लेकिन उसके बाद भी यदि आप रात को घर में आके दैट इज ऑप्शन, खिचड़ी बनाई, घर का तो बनाया, राइट, उसमें सब कुछ आ गया, खिचड़ी में सब्जी डाल दो, दाल चावल प्रोटीन, बैलेंस डाइट, हल्का फुल्का सटाइटी आपकी, बैलेंस डाइट है, ऑल टाइम फेवरेट। सो दीज आर द टिप्स। हाँ बताइए। हाँ, तो ये आपको सब करना है, बी एक्टिव एंड स्टे हेल्दी, दैट इज माय मैसेज टू ऑल द लेडीज, सभी महिलाओं के लिए। जो पुरुष अगर सुन रहे थे उनके लिए भी, कि आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो आपके साथ आपकी घर की औरतों को भी लेके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वॉकिंग जाओ या जिम में जा रहे हैं, बराबर है, सब लोग और आपके लिए समय निकालिए, बिल्कुल 1-8 घंटा आपके लिए। मेरे को लगता है मैडम, खाने के समय भी क्या होता है कि लेडीज को चीज कम पड़ रही तो खुद नहीं खाती है, खाएंगे तो कई बार नरिशिंग बराबर ये रहता है वो उनको नहीं मिल पाता। और दूसरी एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि माँ भी अपने बेटियों को जब भेजती है तब रोटी सब्जी खा ली तो सुकून होता है कि बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन रोटी 2 पराठे सुबह, 2-3 रोटी दोपहर के खाने में, 2-3 रोटी शाम के खाने में, इतना ज्यादा कार्ब हो जाता है, उतना हम स्पेंड नहीं करते। लाइक मेरे नानी ने खाया होता तो वो उतनी एक्सरसाइज भी करती थी, फिजिकल एक्सरसाइज तो है नहीं, तो हमारे लिए सिर्फ 1 रोटी सुबह, आधी 1 रोटी शाम को, इतना डाइट इज इनफ। एंड सप्लीमेंटेड विद सैलड्स, स्प्राउट्स, दालें, छाछ, दही, दिस इज वेरी एकदम माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। जैसे कि जापान वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ लोग दुबले पतले बराबर है, तो ये साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग जाते हैं, वॉकिंग ज्यादा से ज्यादा वो लोग करते हैं। सो लेजी जनरेशन को हमको एक्टिव बनाना है, तो वो सब इंडिविजुअलाइज्ड, यदि खुद
का ख्याल रख लेंगी तो पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा, फैमिली अच्छी हो वही एग्जैक्टली, खुद को नॉलेज रहा तो बच्चों को भी सही खिलाएंगे। राइट हम बल्कि उल्टा को ठूसते हैं, हाँ बराबर है, अरे और खा ले और खा ले, गलत है, बराबर है। तो अच्छा मैं एक डॉक्टर, आप में मतलब यू आर वेरी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, सो आई जस्ट वांट टू नो, आपका तो यूट्यूब पर बहुत बढ़िया आप अपने कुछ फिल्म के कुछ गानों के साथ आप अपनी कमेंट्री और ये थोड़ा इसकी जानकारी भी दीजिए। मैंने कोविड पीरियड में जब पेशेंट्स, हम जाते नहीं थे हॉस्पिटल में, छुट्टी ली थी जबरदस्ती, तब यूं ही मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था पहले कि कुछ एक आधा गाना ले लो और बस वॉइस ओवर दे दो घर में बैठे बैठे। फिर धीरे धीरे माय फ्रेंड स्टार्टेड फोकसिंग कि आप वीडियो करो। अच्छा। फिर मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड है, उन्होंने मुझे पहले शुरुआत में वीडियोस हेल्प किए। मैं गाने लेती हूँ पुराने, और वो गानों के साथ मेरी रनिंग कमेंट्री रहती है कि ये शब्द मैंने सुनी। हाँ, आपने इतनी सुंदर कमेंट्री करी है ना यूट्यूब पर जाकर, यदि डॉक्टर शुभांगी देशमाने लिखेंगे तो आपका पूरा चैनल पे आता है सारा कुछ। और इतने सुंदर सुंदर गाने के साथ कमेंट्री, तो वो उसके एनालिसिस एक्चुअली कि वो डायरेक्टर ने ये शॉट क्यों दिया है, क्यों दिया होगा, ऐसा मैंने एनालाइज किया इंफॉर्मेशन। तो वो सब मैं खुद करती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, मैं राइट अप करती हूँ, वॉइस ओवर देती हूँ और वीडियोस भी खुद बना लेती हूँ। सो इट टेक्स लिटिल टाइम, 6 months फॉर वन वीडियो, बट आई एंजॉय इट। और मैं लिखती भी हूँ पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, आई एम अ ब्लॉगर आल्सो। और मुझे फ्रेंडशिप करना बड़ा पसंद है। तो दिस वन मोर एस्पेक्ट इन द मैसेज कि हंसो, फ्रेंड्स बनाओ, सिर्फ सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स लेके फायदा नहीं है, आप मिलिए, बात करिए, मोबाइल को दूर रखिए, शायद ये भी आपकी जिंदगी अच्छी और बड़ी लंबी, एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने बहुत सुंदर हमको बातें बताई है और हम सब वो फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, हेल्दी बनाएंगे। थैंक यू।